Hello guys, I welcome you all to Defense Gurukul. This video or this class is in continuation of the last video or class, as whatever you want to say. In that video or the class, we revised the complete general knowledge for FCAT exam that is going to be take place in very short span of time now. तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे. दिस इज़ द क्लास 2. अगेन हम यहाँ पे जीके को पूरा रिवाइज करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी हमने लास्ट वीडियो और लास्ट क्लास में पढ़ा था विल नॉट रिपीट इट, और जो भी चीज़ें रिपीटेशन में आएंगी उसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, अगर आपने पुराना इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए. आपको इसके पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, क्योंकि अभी करंटली कुछ इशू चल रहा है यूट्यूब पे मेरे इस चैनल पे, तो मैं वहाँ पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ इसको. ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे. ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधे अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जीके की क्लास 2 हम शुरू करते हैं. विल स्टार्ट इट फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857. हावेवर उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में 1857 का रिवोल्ट पढ़ा था, फिर भी हम छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देख लेंगे. तो रिवोल्ट ऑफ 1857, एज यू ऑल नो दैट इट स्टार्टेड ऑन 10th ऑफ May 1857. एक्चुअली ये स्टार्ट तो पहले ही हो गया था 29 मार्च 1857 को, जब जो मंगल पांडे थे उन्होंने वहाँ पे एक ऑफिसर को शूट कर दिया था, क्योंकि जो राइफल्स थी उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी उनके कारतूस में, और उनको मुंह से छीलना था. तो हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के लिए ये सही नहीं था, दोनों इसको नहीं करना चाहते थे. तो इसको ये एक इंस्टेंट रीज़न बना था जिसकी वजह से ये अपराइज हो गया था. लेकिन 29 ऑफ मार्च को ये ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हुआ था. तो ऑर्गेनाइज्ड वे में इसकी अपराइजिंग मानी जाती है 10th ऑफ May 1857 से, जो कि मेरठ में हुआ था. ठीक है, तो आप इसकी ऑफिशियल ऑर्गेनाइज्ड अपराइजिंग कब से मानोगे? स्टार्टेड इन ऑन 10th ऑफ May 1857 एट मेरठ. राइट, तो आपको ये याद रखना है. इमीडिएट कॉज मैंने डिस्कस कर लिया आपका. एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट द एम्परर वाज बहादुर शाह जफर सेकंड, एंड ही वाज आल्सो द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ मुगल डायनेस्टी. राइट, आपको ये भी याद रखना है, और इसको एक सिंबॉलिक हेड बनाया गया था इसके लिए. दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश फोर्सेस बाय 1858. इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए थे? इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये थे कि 1857 के रिवोल्ट के कॉन्सिक्वेंसेज ये थे कि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में यहाँ की सत्ता ले ली थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को यहाँ पे पास कराया गया था. राइट, तो ये आपको याद रख लेना है. क्वीन विक्टोरिया थी जो इंडिया की एम्प्रेस, उनको प्रोक्लेम किया गया 1876 में. और विनायक दामोदर सावरकर, दैट इज़ वी डी सावरकर, ही नेम्ड दिस रिवोल्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बट ब्रिटिशर्स कॉल्ड इट अ सिपाही म्यूटिनी. उन्होंने इसको एक सिपाहियों का विद्रोह बोला, लेकिन वी डी सावरकर इसको स्वतंत्रता का पहला युद्ध मानते थे. ठीक है, कुछ की लीडर्स देख लीजिए इसके. बहादुर शाह जफर, जिन्होंने इसको दिल्ली में लीड किया था. रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने झांसी में लीड किया था. नाना साहिब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, तात्या टोपे सेंट्रल इंडिया, और कुंवर सिंह ने इसको आरा यानी बिहार में इसको लीड किया था. आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस. विल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन एंड इट्स अर्ली फेजेस. राइट, सो लेट अस डिस्कस अबाउट इट्स फाउंडेशन फर्स्ट. इट वॉज फाउंडेड ऑन 1885 बाय A.O. Hume, that is Allen Octavian Hume. He was the ICS officer, retired ICS officer at that time. Currently this position is known as IAS. At that time it was known as ICS. Right, so he was a retired ICS officer. It was founded by him, and the first president of the INC was W.C. Banerjee. Right, you must remember this name. This question may be asked to you, and it has been asked many times in multiple examinations. Right, in the second part we'll talk about the moderate phase of the INC. Actually INC had two phases. One is moderate phase and the second one is the extremist phase. Right, moderate phase lasted from 1885 from its foundation year up to 1905, up to the division of Bengal here, and after that 1905 to 1920 it was the extremist phase of the INC. Some key points for the moderate phase of the INC were that there were Gopal Krishna Gokhale, Dadabhai Naoroji and Firoz Shah Mehta. These were the key leaders or the prominent leaders of the moderate phase. These leaders are known as the moderate leaders. Right, इनको नरमपंथी नेता बोला जाता है. जो इनका तरीका था विद्रोह करने का या आंदोलन करने का बोल सकते हैं. the way of their way was to file petitions, prayers and constitutional method. ये हमेशा constitutional methods को यूज़ करते थे. प्रेयर्स, petitions, प्रार्थना, इन सभी के माध्यम से अपनी बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा करते थे, इसलिए इसको मॉडरेट फेज बोला जाता है. जब इसके द्वारा बात नहीं बनी तो उसके बाद शुरू किया गया. फिर जो नेता निकल के आए उनका नाम था लाल बाल पाल. दिस वॉज अ ट्रायो. लाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, बाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, एंड लाला मीन्स पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, एंड लाल मीन्स Lala Lajpat Rai. Right, so this was a trio and they demanded Swaraj but not reforms, and they were extremist in nature. वो उग्रवादी हुआ करते थे अपने नेचर में. याद रखना, उग्रवादी होने में और हिंसक होने में अंतर होता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन एक्सट्रीमिस्ट एंड वायलेंट. राइट, भगत सिंह जो थे वो रिवॉल्यूशनरी थे, वो हिंसक थे, बट ये हिंसक नहीं थे. एक्सट्रीमिज्म मीन्स होता है कि जब आपकी विचारों में क्रांति होती है, जब आपके विचार उग्रवाद होते हैं. राइट, विचारों में नरम आपके विचार लिबरल नहीं होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, उग्रवादी होते हैं, तो दैट इज एक्सट्रीमिज्म फेज. लेकिन जब आप हिंसा हथियार उठाते हो, दैट गोज टुवर्ड्स
द वायलेंट फेज और द रिवोल्यूशनरी फेज, राइट। तो ये अंतर होता है। सम की इवेंट्स फ्रॉम 1905 टू 1916, जो ये फेज था, एक्सट्रीमिज्म फेज था, इसमें कुछ की इवेंट्स हुए थे। सो व्हाट वर दोज इवेंट्स? द फर्स्ट वन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल दैट हैपेंड इन 1905 by Lord Curzon, right? That led to the Swadeshi movement again. And in 1907 the सूरत split of the Congress took place. सूरत सेशन में कांग्रेस के जो कांग्रेस का सूरत सेशन हुआ था 1907 में, वहाँ पे कांग्रेस दो पार्ट्स में बढ़ गई थी, दैट इज मॉडरेट्स वर्सेज एक्सट्रीमिस्ट, राइट। बट लेटर ऑन 1916 लखनऊ पैक्ट वाज हैपेंड, और इस लखनऊ पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में संधि हो गई थी यहाँ पे, राइट। तो इन दोनों के बीच में ट्रूस हो गया था, आपको ये बात याद रखनी है, राइट। और यहाँ पे ये दोनों भी एक साथ मिलकर के आ गए थे लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम 1916 वाज होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट दो टाइप का या फिर दो है। एक दैट वाज लेड बाय तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एंड वन दैट वाज लेड बाय एनी बेसेंट, राइट। तो जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लीड किया गया था वो अप्रैल 1916 में उसको लॉन्च किया गया था पूना से, बट जो एनी बेसेंट के द्वारा लीड किया गया था दैट वाज लॉन्च फ्रॉम मद्रास ऑन इन सितंबर 1916, राइट। तो ये अप्रैल में हुआ था, 16 में हुआ था, आपको ये याद रखना है, ठीक है। बट बोथ ऑफ देम डिमांडेड फॉर द सेल्फ गवर्नेंस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। एक तरीके से डोमिनियन स्टेटस आप बोल सकते हैं कि ये ब्रिटिश एम्पायर के अंदर ही भारत के लिए सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड कर रहे थे, राइट। फॉर दिस तिलक्स फेमस स्लोगन वाज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें ये लेकर ही रहना है, ये इनका स्लोगन हुआ करता था, राइट। तिलक ऑल्सो स्टार्टेड गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी फेस्टिवल। तो आप जो आज गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी फेस्टिवल देखते हैं महाराष्ट्र में खासकर, तो ये तिलक बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। बट द ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टार्ट दीज फेस्टिवल्स वाज मास मोबिलाइजेशन। उस समय पे लोगों को गैदर करना, इकट्ठा करना और उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट करना वाज द ओनली मोटिव फॉर स्टार्टिंग गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी फेस्टिवल, राइट। बाल गंगाधर तिलक ऑल्सो पब्लिश्ड केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में कई बार बन जाता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गांधीयन एरा। वी विल टॉक अबाउट सम की मूवमेंट्स ऑफ गांधीयन एरा 1919 to 1942. However, we had discussed this in the previous video also, but I will discuss it in short in this video also, right? In 1919 Rowlatt Act was there. Rowlatt Act आया था। In this act what was there? It allowed the detention without trial. आपको बिना किसी भी ट्रायल के यहाँ पे डिटेंशन में रखा जा सकता था। एंड गांधी जी कॉल्ड इट अ ब्लैक एक्ट एंड इट लेड टू मास प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया। इसके विरोध में पूरे इंडिया में मास प्रोटेस्ट हुए थे और इसी के विरोध में सारे लोग जलियांवाला बाग में जाकर के एकत्रित हुए थे, राइट। तो जब वो वहाँ पे एकत्रित थे, वो वैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल का वो दिन था। बट जो जनरल डायर था जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया था इसको कंट्रोल करने के लिए, इस जलियांवाला बाग में एक ही एंट्री और एग्जिट गेट था, एक छोटा सा एंट्री गेट था एंड दैट वाज द ओनली एग्जिट गेट टू, और उसके अंदर कई सारे लोग थे। तो जनरल डायर ने इसमें ओपन फायर ऑर्डर कर दी थी और ये पूरी अनआर्म्ड क्राउड थी, ठीक है। अमृतसर में ये है और जिसमें लगभग 379 पीपल वर किल्ड। ऑफिशियल डेटा ये है, लेकिन माना जाता है कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें मरे हुए थे, उनकी शहादत हुई थी, राइट। और 1000 इसमें वुंडेड थे, बहुत लोग इसमें घायल हुए थे। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर नेशनलिस्ट मूवमेंट फॉर इंडिया, राइट। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप इसको फॉलो करते हुए इसके बाद 1920 से लेकर के 1922 तक गांधी जी लेड नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया था। लेकिन 1922 में आपको पता होगा चौरी चौरा कांड हो गया था। तो चौरी चौरा कांड जिसमें पुलिस वालों के एक थाने को आग लगा दी गई थी और वहाँ पुलिस वाले जिंदा जला दिए गए थे। तो इसकी वजह से ये वायलेंस हो गया था इसमें, तो जिस वजह से गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था 1922 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। उसके बाद 12 मार्च टू 6 मार्च 1930 की बात है, जहाँ पे दांडी मार्च किया गया था गांधी जी के द्वारा। गांधी जी वॉकड 241 miles from Sabarmati Ashram to Dandi. Why? The objective was to डिफाई द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली। ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली और ब्रिटिश का जो सॉल्ट लॉ था उसको तोड़ने के लिए ही इसको एक सॉल्ट सत्याग्रह भी बोला जाता है, इन्होंने किया था उस टाइम पे। एंड इट वाज द इसके बाद जो था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट फॉलोड 1930 to 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था जिसको गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। मैं जल्दी और शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक रिवीजन क्लास है। जब कभी आप हमारे कोर्स में एनरोल हो जाओगे देन विल टॉक इट इन डिटेल, राइट। अच्छे से हम इसको सारा पढ़ेंगे। अब है आपका अगला जो आता है 1942 में, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब आपको यहाँ पे इनकी अप्रोच में जितने भी ऊपर गांधी जी ने चलाए थे और जितना भी अब यहाँ पे आपको भारत छोड़ो आंदोलन दिखेगा, इसमें एक अंतर देखने को मिलेगा जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें गांधी जी ने बोला था डू और डाई, करो या फिर मरो, ठीक है। तो ये गांधी जी ने नारा दे दिया था यहाँ पर और गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया था। अरुणा आसिफ अली होस्टेड INC फ्लैग, इन्होंने जो INC फ्लैग है उसको होस्ट किया था ग्वालियर टैंक में, ठीक है, ग्वालियर टैंक में, बॉम्बे में। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको इस वाले फेज़ में याद रखनी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है 1927 का साइमन कमीशन। जो साइमन कमीशन भेजा गया था साइमन की अध्यक्षता में भारत में, तो उसमें एक भी व्यक्ति इंडिया का नहीं था, सारे उसमें अंग्रेजी थे सारे के सारे। तो इसको बॉयकॉट किया गया था एंड जो फेमस स्लोगन इसमें लगाया गया था दैट वाज साइमन गो बैक, ये इसका फेमस स्लोगन हुआ करता था। और इसके विरोध में फिर
द पुलिस ओपन द लाठी चार्ज एंड ड्यूरिंग दैट लाठी चार्ज और आफ्टर द लाठी चार्ज लाला लाजपत राय वॉज ऑल्सो ही गॉट डाइड आफ्टर दैट लाठी चार्ज, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद इट फॉलोड द गांधी इरविन पैक्ट। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिस पे काफ़ी सारे लोग गांधी जी पे उंगली उठाते हैं कि आप यहाँ पे भगत सिंह की फांसी को रुकवा सकते थे, आपने नहीं रुकवाई थी, राइट। ये वही वाला पैक्ट है। और गांधी अग्रीड टू सस्पेंड CDM, मीन्स गांधी ने सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट जो था इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको सस्पेंड करने के लिए इसमें अग्री हो गए थे। और ब्रिटिश ने इसमें जितने पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको रिलीज़ भी कर दिया था। तो यही एग्रीमेंट हुआ था गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को। तो यहाँ पे उंगली ये उठाई जाती है कि आप भगत सिंह की फांसी भी रोक सकते थे, लेकिन वो नहीं रोकी गई थी। भगत सिंह ने आपको पता होगा कि असेंबली में बम फेंक दिया था 1929 में, तो उसको लेकर के केस चल रहा था। सुखदेव और राजगुरु को भी यहाँ पे फांसी दे दी गई थी उसके बाद, ठीक है। तो आपको पता होगा इनके बारे में। अब हम लोग लेटेस्ट टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट एक्ट्स, कमीशंस एंड सेशंस, ठीक है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स वगैरह देख लेते हैं जो उस ब्रिटिश क्राउन के एरा के दौरान आए थे, जहाँ से आपके एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो द फर्स्ट इज 1909 मॉडल मिंटो रिफॉर्म। इट वाज अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम इंटो। इसमें मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये एक डिविजिव लेजिस्लेसी इसको माना गया कि हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए लाया गया था बेसिकली, ठीक है। उसके बाद 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसमें प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। डायरकी मतलब ड्यूअल गवर्नेंस सिस्टम होता है, राइट। तो ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। 1927 एज आई सेड इट वाज अबाउट साइमन कमीशन, ठीक है। तो ये बॉयकॉट कर दिया गया था इसको। 1929 में INC का लाहौर सेशन होता है, जिससे पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर किया गया था। और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस, भारत का पहला इंडिपेंडेंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी को, राइट, लाहौर सेशन में। लेकिन नहीं, इसके बाद जब हमारा संविधान बनता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसलिए हम लोगों ने 26 जनवरी को इस डे को कोमेमोरेट करने की वजह से ही उस दिन हमने अपने संविधान को लागू किया था 26 जनवरी को, ठीक है। इसलिए हम उस दिन रिपब्लिक डे मनाते हैं। 1930 को दांडी मार्च हम ऊपर पढ़ चुके हैं इसके बारे में। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। इसी एक्ट के मेजर पोर्शन को भी हमारे संविधान में लिया गया है, ठीक है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसमें बात की गई, फेडरल स्ट्रक्चर इसमें रखा गया। और 1950 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके भी बेसिस के तौर पर इसको लिया गया था बाद में, ठीक है। 1942 इसमें क्रिप्स मिशन आया था, और ये क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया था, और इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा ही क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। 1946 इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी। इट वाज अबाउट कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें फेडरल यूनियन ऑफ इंडिया को प्रपोज किया गया था, ठीक है। और इसको इन प्रिंसिपल इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया था उस समय पर, राइट। तो ये आपको याद रख लेना है। अब हम लोग यहाँ पे 2-4 फैक्ट्स देख लेते हैं पूर्ण स्वराज और इंडिपेंडेंस के बारे में, जो हम ऊपर बात कर रहे थे अभी, और INA के बारे में, राइट। पूर्ण स्वराज जैसे कि हमने बात करी 31 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने जिसको प्रिसाइड किया था, यहाँ पे पहली बार इसकी बात की गई और फुल इंडिपेंडेंस यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था। इसकी वजह से 26 जनवरी 1930 को हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था, राइट। और बाद में हम जब रिपब्लिक बने तो हम लोगों ने इसी डे को रिपब्लिक डे के तौर पर मनाना शुरू कर दिया था। माउंट बैटन प्लान 3 जून 1947 को आया था, आज़ादी के ठीक पहले, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री को इसमें पार्टीशन अनाउंस किया गया था, और यहाँ पे बाद में बाउंड्री को भी डिवाइड किया गया था। हमने लास्ट वीडियो में देखा था सारा मामला, ठीक है। तो 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जो कि 15 अगस्त 1957 से इफेक्टिव हो गया था, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट INA, इंडियन नेशनल आर्मी। सबसे पहली बात तो यह है कि INA की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं करी थी, ये कन्फ्यूजन बहुत होता है, राइट। INA की स्थापना मोहन सिंह ने 1942 में करी थी, सिंगापुर में किया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस INA को वापस रीऑर्गेनाइज किया और एक आज़ाद हिंद सेना बनाई, ठीक है। तो रीऑर्गेनाइज किया था सुभाष चंद्र बोस ने एज आज़ाद हिंद सेना, लेकिन INA की स्थापना मोहन सिंह ने सिंगापुर में की थी। स्लोगन दिया था जय हिंद और दिल्ली चलो। और नेताजी जो थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने 1941 में हाउस अरेस्ट को एस्केप किया, और 18 अगस्त 1945 को ऐसा माना जाता है कि एक एयर क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जो कि डिस्प्यूटेड है, किसी को नहीं पता कैसे क्या हुआ था इनके साथ, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम देखते हैं कि हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, तो उनके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट इज बाल गंगाधर तिलक। एज वी जस्ट studied that he started Ganesh Chaturthi and Shivaji festivals, and he also published Kesari and Maratha newspaper, and he was one of the लाल बाल पाल trio, right? तो लाल बाल पाल में ये बाल हुआ करते थे, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, ही वॉज अ मॉडरेट लीडर, मीन्स जो नरम पंथी थे कांग्रेस के। 1885 से 1905 का जो दौर था उसमें जो लीडर थे उनमें से वन ऑफ देम वॉज गोपाल कृष्ण गोखले, और ही वॉज ऑल्सो द गांधीज पॉलिटिकल गुरु एंड फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905, ठीक है। नेक्स्ट इज भगत सिंह। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस आपको पता होगा इसके बारे में, तो ये भगत सिंह ने किया था, और इनको 23 मार्च 1931 को फांसी पे लटका दिया गया था अलॉन्ग विथ राजगुरु एंड सुखदेव, ठीक है। अगला सुभाष चंद्र बोस INA के लीडर थे, नेताजी इनका नाम था, मतलब उपाधि थी इनकी, और हाउस अरेस्ट को उन्होंने एस्केप किया था, बाद में इनकी मृत्यु हुई थी, डिस्प्यूटेड है अभी तक। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ही इज़ ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया।
ठीक है। ही इंटीग्रेटेड 562 प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडियन यूनियन, 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करने का श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट इज बी आर अम्बेडकर, ही वॉज द chairman of the drafting committee or he drafted the constitution, or he fought against the untouchability and converted to he also converted to Buddhism in 1956। बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। अगला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ही वॉज द यंगेस्ट INC प्रेसिडेंट इन 1923, ही वॉज इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट इज सरोजिनी नायडू, ही इज ऑल्सो सी इज ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सी वॉज द फर्स्ट वुमेन INC प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि हु वॉज द फर्स्ट वुमेन INC प्रेसिडेंट, सो द नेम इज सरोजिनी नायडू, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना आप लोग, ठीक है। एग्जाम ट्रैप क्या होता है कि सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन INC प्रेसिडेंट है 1925 में, लेकिन जो इंदिरा गांधी हैं बाद में वो फर्स्ट वुमेन PM ऑफ इंडिया है 1966 में, ठीक है। ध्यान दे रखना, वुमेन PM और वुमेन INC प्रेसिडेंट दोनों में कंफ्यूज मत कर देना वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now let us talk about the next subject, that is art and culture. We will talk about the classical dances, but मैं classical dances को यहाँ पे skip करूँगा क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में हमने classical dances सारे 8 के 8 देखे थे, तो I'll skip this portion। आप PDF में जाकर के लास्ट वीडियो में जाके भी देख सकते हैं और इस PDF से भी आप पढ़ सकते हैं जब मैं आपको ये PDF अपलोड करके दूंगा तब, ठीक है। हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। We will talk about the folk dances in this video, right? We will talk about folk dances, classical music and instruments, right? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यूनेस्कोज इंटेंजिबल हेरिटेज इंडियन ट्रेडिशंस, ठीक है। कौन कौन से हैं वो डांसेस? सबसे पहले छऊ, जो कि 2010 में इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल किया गया। झारखंड और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से इट बिलोंग्स टू, एंड इसमें मार्शल आर्ट्स प्लस डांस दोनों एक साथ होता है। अगला इस कालबेलिया, it was included in UNESCO's intangible heritage in 2010 means 2010 में, and it belongs to Rajasthan। It is a snake charmer dance and sinus movements, right, are there in this Kalbelia dance। अगला है आपका संकीर्तन in 2013 in 2013 it was included in UNESCO intangible heritage। It belongs to Manipur and it has some ritual singing, drumming and also dancing, right। Next is the Durga Puja। Durga Puja belongs to Kolkata in 2021। It was included in UNESCO's intangible site, right। It is a festival recognized as in UNESCO intangible cultural heritage also, right। Now some folk dances and their state associations, let us talk about it। Garba and Dandiya, they belong to Gujarat। Bhangra and Gidda belong to Punjab। Bihu belongs to Assam and Lavani belongs to Maharashtra, right। Now some classical music system, let us talk about it। There are mainly two kinds of classical music system, that is one is from northern India, one is from southern India। The northern Indian ones is known as Hindustani and the South India's classical music system is known as Carnatic, right। It is not Karnataka, it is Carnatic, राइट। सो जब आप नॉर्थ इंडिया के हिंदुस्तानी के बारे में बात करोगे तो इट हैज़ राग, इसमें कुछ राग होते हैं, एंड इट हैज़ ऑल्सो घराना, जिसमें घराने होते हैं। मेन घरानाज आर ग्वालियर घराना, आगरा घराना, जयपुर घराना एंड किराना, राइट। इट इज़ पर्शियन इन्फ्लुएंस्ड पोस्ट मुगल एरा म्यूजिक सिस्टम और क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम, राइट। इसमें आपको पर्शिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप कार्नेटिक की बात करोगे जो बेसिकली साउथ इंडिया से ज़्यादातर बिलोंग करता है, तो इट हैज़ अ ट्रिनिटी। ये त्यागराज और मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, ये ट्रिनिटी मानी जाती है इस कार्नेटिक के लिए या साउथ इंडियन म्यूजिक सिस्टम के लिए, क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम के लिए। और ये इट इज़ मोर डिवोशनल, लेस पर्शियन इन्फ्लुएंस। इसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस है लेकिन इट हैज़ लेस पर्शियन इन्फ्लुएंस, बट इट इज़ मोर डिवोशनल, राइट। अब कुछ मास्टर म्यूजिशियंस और इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले सितार से संबंधित है रविशंकर, पंडित रविशंकर, कई बार इनका नाम एग्जाम में पूछा गया है। जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड विथ तबला। अजमत अली खान इज एसोसिएटेड विथ सरोद। नेक्स्ट इज बिस्मिल्लाह खान, इनको भारत रत्न भी दिया गया, एसोसिएटेड विथ शहनाई। नेक्स्ट इज वीना जो है कार्नेटिक एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विथ गॉडेस सरस्वती, राइट। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर में हम लोग बात करेंगे पेंटिंग्स, क्राफ्ट्स एंड टेम्पल आर्किटेक्चर की। मैं इसमें स्पीड में थोड़ा इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है और हमें जल्दी जल्दी सारा करना है, रिवाइज करना है इस तरीके से, ठीक है। FCAT में आपके ऐसे ही वन लाइनर सवाल आते हैं, बहुत डीप में कुछ नहीं आता है, राइट। लेट अस टॉक अबाउट इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स। सबसे पहले हम लोग मधुबनी की बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिथिला। इट बिलोंग्स टू बिहार एंड इट हैज़ सम फीचर्स। द की फीचर्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स आर इट हैज़ द यूज ऑफ नेचुरल कलर्स, जियोमेट्रिक पैटर्न्स, and there are women artists for it, right। Varli belongs to Maharashtra। It is a tribal painting basically, and there is it is white on mud walls and circular motifs are there। Patchitra belongs to Odisha or West Bengal।
It is basically a cloth paintings, mythological themes. It has some mythological themes and it is a cloth paintings. Next is Gond. Gond, as you know that it is also a tribe from Madhya Pradesh, so it belongs to Madhya Pradesh. It has dots and dashes and it has nature themes, right? Next is Tanjore. Tanjore, earlier it was known as Tanjavur, so it belongs to Tamil Nadu, right? It has gold foil and precious stones. Again, it is a religious theme, right? It has a religious theme. Next is miniature. Miniature belongs to Rajasthan or Mughal times, right? It has Mughal or Persian influence. And for Rajputs, because as you know that in Rajasthan there are Rajputs, and for Rajputs it has bold colors and Hindu themes. But for Mughals it was Persian influenced, right, at that time. Now, next thing is temple, right? Temple architecture styles. We have mainly two temple architecture styles, Nagar and Dravid, but there is also one that is Vesar. Vesar is basically the mix or the blend of Nagar and Dravid style, right? So what about Nagar? Nagar style temples are found prominently or mainly in northern India, right? For those temples we have in that temple that is Sikhar, and Sikhar is basically curvilinear tower, right? In those temples in Nagar style, right? So Sikhar is associated with Nagar style, that is associated with the temples in North India, right? And Sikhar is of curvilinear, is the curvilinear tower in the temple, right? Examples are Khajuraho, Konark, Sun Temple, right? Next is Dravida style. Dravida style temples are basically in South India, and there is Gopuram in those temples, that is the large gateway tower in those temples. Example, Brihadeshwar temple, Tanjore, right? So South Indian temples has the Dravidian style architecture, right? And they have Gopuram, right? Next is Vesara. Vesara is basically the mix of Nagar and Dravid. So it is a mixed and Dakkan style temples. In these kinds of temples, these styles temples are found in the Dakkan area, like Hoysala temples, Belur and Halibad, right? So these things are there. Qutub Minar, Taj Mahal, Humayun's tomb, these are the blend of Persian plus Indian elements, and it has Indian plus Islamic architecture style, right? These are not temples, but they have the Indo-Islamic architecture styles, right? So you need to remember about that. Next is UNESCO World Heritage. We need to talk about it. तो हम लोग इसमें बात करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में. हालांकि मैं पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत बात कर चुका हूँ इसके बारे में. वी हैव टोटल, अगर हम 2024 तक का डेटा मैंने इसमें लिया हुआ है, राइट? क्योंकि ये पीडीएफ मैंने पहले बना दिया था, तो तब तक का डेटा लिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए. अदरवाइज आप गूगल में जाकर के लेटेस्ट डेटा एक बार जाकर के सर्च कर लेना कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसमें शामिल है, ठीक है? तो यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है. इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात कर चुके हैं अच्छे से सारा, तो ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है. ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे, ताजमहल, कुतुब मीनार, अजंता, एलोरा केव्स, ये लिस्ट को आप लोग ये पीडीएफ में जाकर के पढ़ लेंगे. अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना मेरे को, ठीक है? तो आप वहाँ पर जाकर के पूरी लिस्ट पढ़ लेंगे. रिपीट करने का कोई फायदा यहाँ पे है नहीं, ठीक. सेम फॉर नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ, लेकिन जो इसकी लिस्ट है आप लोग लिस्ट पीडीएफ से पढ़ लेंगे. कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहली बात, जो फर्स्ट नेशनल पार्क है फॉर ऑफ इंडिया वाज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन 1936, बट उस टाइम पे पहले इसको हेली नेशनल पार्क बोला जाता था, लेकिन अब इसको जिम कॉर्बेट बोला जाता है, राइट? प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, और इसी साल हमारे देश का जो एनिमल है, नेशनल एनिमल, वो भी टाइगर जो है उसको रखा गया, शुरू किया गया था, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है, रॉयल बंगाल टाइगर. अगला है आपका फर्स्ट टाइगर रिजर्व. ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व हमारा जिम कॉर्बेट ही है, उत्तराखंड वाला. और लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो पाया जाता है बॉर्डर में, तो वो है आपका लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ठीक है? फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ये है 1986 में जो बना था, नीलगिरी, ठीक है? तो ये आपका पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का. फर्स्ट यूनेस्को मैप रिकॉग्निशन किसको दिया गया था? मैप मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, राइट? तो जो ये मैप रिकॉग्निशन दिया गया था यूनेस्को के द्वारा, ये यूनेस्को देता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स को देता है, तो नीलगिरी को दिया गया था 2000 में, राइट? 14 साल बाद. उसके बाद जो यूनेस्को मैप रिकॉग्नाइज्ड है, इसमें हमारे पास 18 में से 13 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिसको मैप एक्रेडिटेशन या रिकॉग्निशन दिया गया है, ठीक है? ये आपको याद रखना है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक. तो ये चीज़ें हैं. यहाँ पे आपके राइट साइड में लिस्ट दे रखी है नेशनल पार्क्स की, तो आप इसको देख लीजिएगा लिस्ट में पढ़ के. जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा आसाम, गिर गुजरात में है, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, कान्हा मध्य प्रदेश, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, इस तरह लिखा हुआ है लिस्ट में, आप इसको देख सकते हैं, राइट? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. कुछ एनवायरमेंटल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि अब एग्जामिनर्स का फोकस ज़्यादा एनवायरमेंट की तरफ आ चुका है, ठीक है? तो इसको देख लेते हैं हम लोग. सबसे पहले रामसर कन्वेंशन. रामसर इज अ सिटी इन ईरान. तो इन 1971 देयर वाज अ एग्रीमेंट, यू कैन से देयर
वॉज अ प्रोटोकॉल दैट वॉज नोन एज रामसर कन्वेंशन फॉर वेटलैंड्स कंजर्वेशन, राइट। तो वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, बट इंडिया साइंड दिस कन्वेंशन और प्रोटोकॉल इन 1982 एंड इंडिया हैज़ नाउ, इट इज़ रिटन एज 99, बट इंडिया हैज़ नाउ मोर देन 100 रामसर साइट्स इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट इज साइट्स स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है उनकी ट्रेड को लेकर के, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के कन्वेंशन है, उसके लिए रेगुलेशन इसमें तय किए गए हैं। 1973 में ये कन्वेंशन शुरू किया गया था, ठीक है। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ बेसिकली फॉर ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रेटिफाइड ट्रीटी मानी जाती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें हम लोग ने CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज आउट करने का निर्णय लिया था और इसको फेज आउट किया भी गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 में साइन किया गया था। इट इज़ फॉर GHG रिडक्शन, मीन्स ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन के लिए ये प्रोटोकॉल किया गया था, मेन ऑब्जेक्टिव इसका। एंड इट हैज़ सम बाइंडिंग टारगेट्स फॉर द डेवलप्ड नेशंस। इसमें 2 एनेक्सर होते हैं, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2। एनेक्सर 1 में डेवलप्ड नेशंस हैं, क्योंकि जो वो देश जिन्होंने विकास कर लिया और डेवलप्ड हो गए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके और जिन्होंने ग्रीन हाउस एमिशन खूब किया, उन सब के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा टारगेट्स थे कि आपको ये टारगेट्स सारे कंप्लीट करने ही हैं। ये सारे वो देशों के लिए थे जो एनेक्सर 1 में आते थे और एनेक्सर 1 में डेवलप्ड कंट्रीज आती थी। लेकिन इंडिया एनेक्सर 1 में नहीं आती है। स्टिल मतलब स्टिल उसके बाद भी जितने भी टारगेट्स होते थे इंडिया इसको कंप्लीट करता रहा है, जबकि उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। एनेक्सर 1 के लिए मैंडेटरी होता है, लेकिन इंडिया जो एनेक्सर 1 में नहीं है उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, फिर भी इंडिया इसको कंप्लीट करता चला आया है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल 2000 में आया था ये, और इट इज़ फॉर बायो सेफ्टी और GMO स्टैंड्स फॉर लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उसके लिए इसको, उनके रेगुलेशन के लिए इसको लाया गया था। नेक्स्ट इज नागोया प्रोटोकॉल ऑफ 2010 2010 का ABS के लिए किया। इसमें ABS ऑब्जेक्टिव है। ABS स्टैंड्स फॉर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, राइट। ABS एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, उसके लिए नागोया प्रोटोकॉल लाया गया था। नेक्स्ट इज पेरिस एग्रीमेंट। इसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 से लेकर के 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर ही लिमिट करने के लिए बात की गई थी। तो ये यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट में किया गया था, राइट, 2015 में। और इसमें नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात की गई कि हर देश, हर नेशन अगले 5 साल के लिए अपने टारगेट्स को बताएगा और उन पर काम करेगा, ठीक है। और 5 साल बाद जब टारगेट्स रिवाइज किए जाएंगे तो आपको टारगेट पिछले वाले से ज़्यादा ही रखना है, उससे कम नहीं कर सकते आप। तो ये होता है NDCs, और हाल ही में NDC को इंडिया ने अपडेट भी किया अपने दिसंबर जनवरी के महीने में, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे नेशंस अपने टारगेट्स को सबमिट करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देयर आर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मीन्स जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 1 इज़ वेस्टर्न घाट्स, 2nd इज़ ईस्टर्न हिमालयाज, 3rd इज़ इंडो बर्मा एंड 4th इज़ सुंडालैंड इन अंडमान एंड निकोबार, राइट। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट जो इंडियाज़ क्लाइमेट कमिटमेंट्स, इंडिया की क्लाइमेट कमिटमेंट्स क्या क्या है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेट जीरो टारगेट हमारा है 2070 तक का। 50% इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाई 2030 तक हमें 50% इलेक्ट्रिसिटी को नॉन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त करना है। UNFCCC की COP28 मीटिंग 2023 में दुबई में हुई थी। COP29 बाकू अजरबैजान में 2024 में हुई थी। बेलम ब्राज़ील में 2025 में हुई थी COP30 की मीटिंग। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी की तरफ। इंडियन इकोनॉमी में जो शुरुआत में आपको दिख रहा है RBI से भी हम कल सारा डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पे, आई एम स्किपिंग है, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट सारा डिस्कस हम कल कर चुके हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस में आएंगे हम लोग सीधा, राइट। ये रहा आपका रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। आप यहाँ पर इसको मत देखिएगा, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेंगे, एक बार गूगल में जाकर के लेटेस्ट डेटा सर्च कर लेंगे। हाउएवर इसमें भी डेटा कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सारा मैं सही नहीं मानूंगा इसमें, क्योंकि मैंने PDF पहले बना दिया था, राइट। तो आप यहाँ पे देखो कि कौन कौन से इंडिसेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कौन उसको रिलीज़ करता है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट करंट अफेयर्स आप लोग गूगल में जाकर के एक बार चेक कर लेंगे इस पूरे इंडिसेस को, सर, ठीक है। 5 मिनट का काम है आपके लिए। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये UNDP के द्वारा पब्लिश किया जाता है। दूसरा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये जो आपका WCW यानी कि जो वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न है वर्ल्ड वाइड, इसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स WIPO के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। अगर आप देखोगे ना, ह्यूमन डेवलपमेंट देख लो, यहाँ पे 2025 में 130 रैंक रही हमारी। इसमें देखो आप हंगर इंडेक्स में 105 रही। तो किसी भी इंडिया ही नहीं, कोई भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट को मापने के 2 पैमाने होते हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है आपका इकोनॉमिक और एक होता है आपका सोशल।
इकोनॉमिक तो होता है जिसमें आप लोग जीडीपी जीएनपी सारा डेटा आपको देख लेते हैं, यानी कि वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू काम करती है। न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा देखने का मतलब ये नहीं होता कि आपका देश अच्छे से चल रहा है, आपके देश की इकोनॉमी अच्छी है, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, तो ऑटोमेटिकली नंबर्स वहाँ पे ज़्यादा दिखेंगे, जीडीपी जीएनपी सब चीज़ के दिखेंगे। लेकिन क्या हमारी सोशल लाइफ सोशल स्टेटस हमारा वैसा है, इसको मापने के लिए कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं, तो वो इन इंडेक्स के माध्यम से नापा जाता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, पीस इंडेक्स हो गया, हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया। तो इन इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग होती है हमेशा बहुत लास्ट में आती है। ठीक है, लेकिन अगर आप जीडीपी जीएनपी में देखोगे तो वहाँ पे हम बहुत ऊपर आते हैं हमेशा। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। गवर्नमेंट भी डेटा को ऐसे ही पेश करती है, इनको अच्छे से बताएगी नहीं, लेकिन इकोनॉमिक के जो डेटा उनको अच्छे से बता देगी, क्योंकि वहाँ पर लगता है कि हम काफ़ी ऊपर चले जा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आरएसएफ के द्वारा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा दिया जाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इसको पब्लिश किया जाता था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, अब इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है इंडेक्स को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए 3 कंपोनेंट्स हैं जिसके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। नंबर 1 इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेकंड इज़ एजुकेशन, थर्ड इज़ जीएनआई पर कैपिटा। ये 3 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और इंडिया का एसडीआई स्टेटस लेटेस्ट आप देख लेना, अदरवाइज रहता लगभग मोर और लेस सेम ही रहता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये वाला यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि हम इसको लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। इसको मैं 2 बार बता चुका हूँ, एक लास्ट वीडियो में, एक उससे पहले स्पेशल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है पूरा। ठीक है, तो आप इसको पूरा वहाँ से देख लीजिएगा। इसको मैं यहाँ पे स्किप करके आगे बढ़ रहा हूँ सीधा। ठीक है, इस सारा मैं पढ़ा चुका हूँ आपको बहुत अच्छे से, मैंने पूरा बढ़िया से इसको पूरे डिटेल में एक वीडियो में बता रखा है, और लास्ट वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम डिफेंस एक्सरसाइजेस स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन आर्मीज एक्सरसाइज। युद्ध अभ्यास जो इंडिया यूएसए के बीच में होती है, आर्मी की, सारी आर्मी की है। ठीक है, वज्र प्रहार इंडिया यूएसए, शक्ति फ्रांस, जितने भी हमारे पड़ोसी देशों के साथ एक्सरसाइज होती है हमारी आर्मी की, उन सबके पीछे शक्ति लगा हुआ रहता है। ठीक है, शक्ति इंडिया फ्रांस, धर्मा गार्जियन इंडिया जापान, सूर्य किरण नेपाल के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, संप्रीति बांग्लादेश के साथ, एक्यूवेरिन मालदीव्स के साथ, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, काजिंद कजाकिस्तान के साथ, कजाकिस्तान इंडिया काजिंद, खंजर ये किर्गिस्तान के साथ, दस्तलिक ये उज्बेकिस्तान के साथ, हरिमऊ शक्ति ये इंडिया मलेशिया के साथ, गरुड़ शक्ति इंडियन इंडोनेशिया, हैंड इन हैंड इंडियन चाइना। ठीक है, ये हमारी आर्मी की बायलैटरल एक्सरसाइजेज हैं। अब ये हैंड इन हैंड सस्पेंड हो चुकी है। ठीक है, ये सारी आपको याद रखनी है। अगली हम लोग देखते हैं नेवी और एयरफोर्स की। यहाँ आपकी नेवी है, यहाँ आपकी एयरफोर्स की है। तो मालाबार जो क्वाड कंट्रीज़ हैं, इंडिया यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में होती है। वरुण फ्रांस के साथ, सारी इंडिया वाली हैं। ठीक है, जिमैक्स यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स, सिम्बैक्स सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, तो इंडिया सिंगापुर, श्रीनेक्स यानी कि श्रीलंका और इंडिया। ठीक है, नसीम अल बहार इंडिया और ओमान की, और ये आपकी इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका के बीच में IB समर बोल सकते हैं आप लोग, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसको IBSAMAR बोला जाता है शॉर्ट में। ठीक है, रिम्पैक ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अगली एयरफोर्स वाले देख लेते हैं। गरुड़ इंडिया फ्रांस के बीच, कोप इंडिया यूएसए के बीच, इंद्रधनुष इंडिया यूके के बीच, ईस्टर्न ब्रिज इंडिया ओमान के बीच, डेजर्ट ईगल इंडिया UAE के बीच, और उसके बाद एवियंद्र यानी कि इंडिया रशिया। आप देखेंगे यहाँ पे AVIA के बाद इंडिया और रशिया। ठीक है, इंद्र मतलब इंडिया रशिया, और AVIA मतलब एविएशन से संबंधित हो जाता है, तो इंडिया रशिया। पिच ब्लैक इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मिसाइल्स हैं, वैसे तो मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ अच्छे से पिछले वीडियोज़ में, एक बार फिर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रह्मोस मिसाइल हमारी, जो ब्रह्मपुत्र और मॉस्को रिवर के नाम से बनती है, इंडिया रशिया का जॉइंट वेंचर है, और वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, जो कि 290 से 800 किलोमीटर की रेंज इसकी होती है। 2.8 से लेकर के 3 मैक नंबर तक इसकी स्पीड है, इसलिए इसको सुपरसोनिक बोला जाता है। ठीक है, अगला है आपका ICBM मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और ये आपकी है अग्नि 5, जिसकी रेंज आपको 5000 प्लस किलोमीटर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी कौन सी अग्नि 5। अगला है आपका अग्नि 4, यह है आपकी IRBM, इसकी रेंज आपको 3500 से 4000 किलोमीटर देखने को मिलेगी। पृथ्वी सेकंड, यह आपकी SRBM, जो इसकी रेंज आपकी 350 किलोमीटर, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये, इसमें लिक्विड फ्यूल यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला आपका आकाश, ये आपकी सरफेस टू सैम मिसाइल यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल, 25 से 30 किलोमीटर इसकी रेंज है, इंडिजीनियस है। ठीक है, उसके बाद नागिया हेलिना, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, 4 से 7 किलोमीटर। अस्त्रा, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, 80 से 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर। शौर्या हाइपरसोनिक मिसाइल, 700 से 1900 किलोमीटर। K-15 सागरिका 750 किलोमीटर। निर्भय सबसोनिक क्रूज, इसकी 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है, तो ये सारी आपको याद कर लेनी है। ठीक, चलो ब्रह्मोस हम बात कर चुके हैं, इसका जॉइंट वेंचर है इंडिया रशिया का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV का फुल फॉर्म होता है। मल्टीपल टारगेट्स को
इंडिपेंडेंटली जा करके मतलब टारगेट्स पे अटैक करके ये वापस आ सकता है। तो दैट इज़ MIRV, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है हमारा कुछ एयरक्राफ्ट्स और कमांड्स देख लेते हैं एयरफोर्स की। तो राफेल, ये भी हम पहले देख चुके हैं, राइट। राफेल फ्रांस की डेसॉल्ट कंपनी ने बनाया था, इंडिया के पास भी है अब। सुखोई 30 ये एयर सुपीरियोरिटी फाइटर रशिया का है, ठीक है। 260 हमारे पास हमारी फ्लीट में अभी भी है। तेजस इज़ अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक। मिराज 2000 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस HAL ने बनाया है और मिराज फ्रांस का है, ठीक है। इसको अपडेट किया गया है। MiG-29 एयर डिफेंस फाइटर है, रशिया का है बेसिकली। उसके बाद C-17 ग्लोब मास्टर, तो ये स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, USA का बोइंग, ठीक है। उसकी तरह C-130J सुपर हरक्यूलिस, ये एक टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट है, ठीक। उसके बाद अपाचे AH-64E, ये भी एक अटैक हेलीकॉप्टर है, USA। चिनूक आपने देखा होगा, बहुत लंबा सा, ये बहुत लंबा सा है, ठीक है। इतना लंबा सा इस तरीके का यहाँ पे ये चिनूक होता है आपका। चिनूक आपका हैवी लिफ्ट है, हेलीकॉप्टर है। कोई भी आपको ट्रांसपोर्ट करना है, सामान हैवी लिफ्ट करना है, गाड़ियाँ भेजनी है यहाँ से वहाँ, तो मिलिट्री को मतलब, तो वो चिनूक के द्वारा भेजी जाती है। ALH ध्रुव, ये जो आपका मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है, इंडिया की HAL के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। अब कुछ कमांड्स इंडिया के जो एयरफोर्सेस के कमांड्स मोटो की फैक्ट्स देख लेते हैं। 7 कमांड्स हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी, तो कमांड्स को आप देख लीजिएगा यहाँ पे आराम से। और नभः प्रथम दीप्तम इसका मोटो है, ठीक है। तो ये हम पूरी बात लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ सीधा स्किप करते हुए, क्योंकि हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। ये मिशंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सारा, तो इसको भी हम आगे स्किप करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सीधा, हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं तो हम लोग सबसे पहले फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स में देखो, वैसे पिछले वीडियो में काफ़ी बात करी है, जो वहाँ पे बात नहीं करी है वो देख लेते हैं। न्यूटन के लॉ हम बात कर चुके हैं। स्पीड कांस्टेंट्स ये हम देख चुके हैं। सोनार, देखो सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है सोनार का। रडार मतलब रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है आपका लेज़र का फुल फॉर्म, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। ठीक, अब अगला बायोलॉजी, हम ये विटामिन के बारे में सारा देख चुके थे, इसको आप पढ़ लेना आराम से। DNA ब्लड ग्रुप सारा हो गया था, और ये भी हो चुका है हमारा पहले, ठीक है। ये कोई आपको नंबर में क्लास सेकंड लग रही है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन है वैसे, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि स्किप क्यों कर रहे हैं, ये पिछली ही क्लास चल रही है एक तरीके से, तो हम जो पढ़ चुके हैं उसको रिपीट करने का फ़ायदा क्या है, राइट। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, खाली वीडियो लंबी करनी क्यों है ना। ये सारे गैलेंट्री अवार्ड्स हम देख चुके हैं। सिविलियन ऑनर्स हम लोग सारे देख चुके हैं आराम से, ठीक है। पिछले वाले हम ये सारा पढ़ चुके हैं, सीधा आगे बढ़ेंगे। आप में से जो लोग नए हो, जिसे नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ पुराना वीडियो देख लेना आराम से, 1-1.5 घंटे का पूरा वीडियो है, अच्छे से बताया गया इसमें सारा। जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है उसको मैं हटा रहा हूँ, सीधा आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब हम देख चुके हैं पहले। अब क्रिकेट के बारे में, यानी कि स्पोर्ट्स के बारे में देख लीजिए। जो पेरिस ओलंपिक, समर ओलंपिक्स हुए थे 2024 में, इंडिया के 6 मेडल्स थे, जिसमें से 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज आए थे। और क्या बोलते हैं, इसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में यहाँ पे जीता हुआ था ये, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और मनु भाकर ने शूटिंग में जीते थे 2 ब्रॉन्ज, ये आपको याद रख लेना है, ठीक। और सिल्वर जीता था इसने। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो क्रिकेट के बारे में देख लीजिए। जो ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का था, उसमें इंडिया जीता था, साउथ अफ्रीका को फाइनल में हरा करके जीता था। तो ये सवाल आपके एग्जाम में कभी कभार आ जाते हैं, 1-2 साल पुराने भी, ठीक है। तो ये याद रखना। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया ने जीता, इंडिया को हराया फाइनल में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था ये मैच, ठीक। तो ये याद रख लीजिएगा, इतना है। बाकी ये सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं रिपीट नहीं करूँगा इसको। बुक्स एंड ऑथर्स ऑलमोस्ट सारी वही वाली है। जवाहरलाल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ MK गांधी, ठीक। ये सारा हम पढ़ चुके हैं पहले। इंपॉर्टेंट डेज इतने इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, हम सारा कर चुके हैं सारा। ये PDF आपको मिल जाएगी, तो PDF में जाकर के आप इसको आराम से पढ़ लेना, ठीक है। जो आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा, तो आप पढ़ लेना उसमें। अगला है आपका GI टैग्स, ये हमने पिछले वीडियो में नहीं किया था। GI टैग क्या होता है कि GI टैग बेसिकली एक ऐसा इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जो किसी प्रोडक्ट जो कि किसी स्पेशल ज्योग्राफिकल एरिया और प्रॉपर्टी से संबंधित है, तो उसकी प्रॉपर्टी और उसके इस पहचान को बनाए रखने के लिए GI टैग उस प्रोडक्ट को दिया जाता है, ठीक है। और इसको GI ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999 के तहत ये गवर्न होता है। तो ये एक्ट का नाम है, इस एक्ट के तहत ये गवर्न होता है, ठीक है। एडमिनिस्टर्ड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेड मार्केट्स, पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेड मार्केट्स के कंट्रोलर जनरल के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। पहला जो भारत का GI टैग था वो दार्जिलिंग टी को 2004 में दिया गया था, उसके बाद से लगातार ये दिया जा रहा है। दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल से संबंधित है। और उसके बाद कांचीपुरम सिल्क, इसको भी GI टैग दिया गया है तमिलनाडु। मैसूर सिल्क जो है आपकी कर्नाटका, बासमती राइस पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब जगह के। अल्फांसो मैंगो, जो कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में लेके आया था, पोर्तुगीज गवर्नर, ये महाराष्ट्र का, इसको GI टैग दिया गया। कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र कर्नाटका का है। पश्मीना जम्मू एंड कश्मीर, फुलकारी पंजाब, मधुबनी पेंटिंग बिहार, तिरुपति लड्डू आंध्र प्रदेश, चंदेरी फैब्रिक मध्य प्रदेश, और
पंचमपली ये जो है आपका तेलंगाना, उसके अलावा आपका अरनमुला कन्नड़ी ये केरला का एक मेटल मिरर होता है, उसके अलावा मुगा सिल्क आसाम का और कोंडापल्ली टॉयस आपके आंध्र प्रदेश के हैं, इनको दिया गया है। ठीक है, चलो अब कुछ फैक्ट्स वर्ल्ड ज्योग्राफी के देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वाली सोसाइटी, ठीक है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया एंड द स्मॉलेस्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है ना वो कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, बेसिकली कॉन्टिनेंट का नाम है ओशिनिया। उस ओशिनिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए हम लोग इसको ऑस्ट्रेलिया जनरली बोल देते हैं मोटी मोटी भाषा में, लेकिन ओरिजिनल नेम उसका ओशिनिया है। ठीक है, तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, स्मॉलेस्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट ओशियन इज पैसिफिक फॉलोड बाय अटलांटिक एंड इंडियन। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। लॉन्गेस्ट रिवर इज नाइल रिवर 6650, लेकिन अगर वॉल्यूम में बात करोगे पानी की, तो पानी के वॉल्यूम की बात करोगे तो लार्जेस्ट रिवर जो हो जाती है आपकी अमेजन हो जाती है। ठीक है, लार्जेस्ट इज अमेजन, लॉन्गेस्ट इज नाइल, ये आपको याद रखना है। हाइएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, नेपाल चाइना में है। ठीक है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। और डीपेस्ट ट्रेंच, सबसे जो डीपेस्ट ट्रेंच मतलब गर्थ जो है वो मरियाना ट्रेंच है, पैसिफिक ओशियन में लगभग 11,000 मीटर है सी लेवल से नीचे। ठीक है, तो ये डीपेस्ट ट्रेंच है आपकी। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कुछ स्टेट्स क्या होती हैं, जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती हैं और दो लैंड मासेज को सेपरेट करती हैं, वो है स्टेट्स आपकी। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो आपकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि यहाँ पे युद्ध चल रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी और ईरान और ओमान के बीच में है। ठीक है, अगला स्टेट ऑफ मलक्का, अगर आप वाटर बॉडीज़ की बात करोगे तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक के बीच में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो इंडिया चलाने जा रहा है वो काफ़ी चर्चाओं में था, उसकी वजह से ये स्टेट ऑफ मलक्का भी न्यूज़ में आ गई थी, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, अगला आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, अटलांटिक और मेडिटेरेनियन सी को अलग करती है, स्पेन और मोरक्को के बीच में। अभी आज की न्यूज़ देख रहा था मैं, स्पेन में बहुत सारे इन्वेडर्स आ चुके हैं अफ्रीका से। ठीक है, तो इसको भी आप देख लेना। पाक स्ट्रेट, ये बे ऑफ बंगाल और पाक बे के बीच में है और इंडिया श्रीलंका के बीच में। बेरिंग स्ट्रेट, पैसिफिक और आर्कटिक ओशियन के बीच में, रशिया और यूएसए के बीच में। ठीक है, बाबल मंदेव, ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में, यमन और जिबूती। और डोवर स्ट्रेट, ये इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी यूके और फ्रांस के बीच में, यूरोप में है। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेट्स कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेनी है। अब ये रिवर्स हैं, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं रिवर्स और ये पासेस, तो इसको रिपीट करने का फ़ायदा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप इसको देख लेना, यहाँ पे आराम से पढ़ लेना। ठीक, हम पिछले वीडियो में सारा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन आर्मी की कमांड्स कई बार देख चुके हैं, इस लिस्ट आपके सामने है, तो इसको देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रिपीट नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, हम लोग पहले आराम से पूरा सारा पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी आपको वीडियोस देखनी है तो आपको ये PDF मिल जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ, PDF मिल जाएगा और PDF में देख करके आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ये सारी कमांड्स हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिप, ये देख लेते हैं एक बार। इंडियन नेवी की कुछ शिप्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी है। INS विक्रांत, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको 2022 सितंबर में कमीशन किया गया था। एयरक्राफ्ट को कैरी करता है। ठीक है, INS विक्रमादित्य, ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये रिफर्बिश किया गया, रशियन की क्लास का जो था उससे वो था पहले, इसको रिफर्बिश किया गया और INS विक्रमादित्य बनाया गया, 2013 में कमीशन किया गया था। INS अरिहंत, ये न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इंडिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। INS अरिघात इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन है। INS चक्र, ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है जो कि लीज्ड फ्रॉम रशिया से इसको लीज पे लिया गया है। कलवरी क्लास की जो है ये प्रोजेक्ट 75, जिसमें कलवरी क्लास की सबमरीन्स बन रही हैं, तो उसमें जो लीड बोट है वो INS कलवरी है। ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ये मानी जाती है। INS मोरमुगाओ, ये आपका प्रोजेक्ट 15B है। ठीक है, डिस्ट्रॉयर है बेसिकली, ये डिस्ट्रॉयर है। तो विशाखापट्टनम क्लास, प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास से संबंधित है, प्रोजेक्ट 75 कलवरी क्लास से संबंधित है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसको कमीशन किया गया था दिसंबर 2022 में INS मोरमुगाओ को। INS इम्फाल, प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर, ये भी आपका थर्ड विशाखापट्टनम क्लास। देखो प्रोजेक्ट 15B अगेन, ये विशाखापट्टनम क्लास। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लास की इसमें आपको डिस्ट्रॉयर से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो INS इम्फाल इसको कमीशन किया गया था 2023 में, आपको याद रख लेना है। ठीक, तो नेवी के कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। नेवी का मोटो क्या है, श्रम नो वरुणा, मतलब मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस टू अस, ये नेवी का मोटो है। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। ठीक है, कोमेमोरेट्स ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर थी 1971 की, उसको कोमेमोरेट करते हुए प्रोजेक्ट 75I, इसके अंदर 6 एडवांस सबमरीन्स बन रही हैं विथ AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन। और इसका नेक्स्ट फेज़ है क्या, प्रोजेक्ट 75 था पहले, उसका ही नेक्स्ट फेज़ है क्या, प्रोजेक्ट 75I, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अंतर देखो यहाँ पे विक्रांत और विक्रमादित्य में क्या है। इंडिजीनियस डिजाइंड एंड बिल्ट बाय इंडिया, विक्रांत को इंडिजीनियसली डिज़ाइन और बिल्ट किया गया है, लेकिन जो विक्रमादित्य है ये रिफर्बिश्ड है, रशियन ओरिजिनली जो वहाँ का एडमिरल था गोर्स्को, तो उसके नाम पे उसको ही रिफर्बिश करके क्या किया गया है, विक्रमादित्य कमीशन किया गया भारत में। ठीक है, चलो
ये सारा अब लास्ट बिल्कुल एंड के हिस्से में आ चुके हैं हम लोग। ये जो मैंने कल आपको हिस्ट्री में बताया था और जो आज बताया उसका शॉर्ट में यहाँ पे सारा लिखा गया है, तो आप इसको देख लेना आराम से। वही है जो हम पढ़ चुके हैं इन वीडियोज़ में, कल और आज वाले में, उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, सारा आप पढ़ लीजिएगा आराम से। लिस्ट बना करके यहाँ पे लिख दिया है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, और ये आपका देखो ये क्वेश्चन भी आते हैं कभी। ठीक है, इंडिया इंपॉर्टेंट फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, इंडियन स्पेस फर्स्ट राकेश शर्मा। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला, फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड इंडिविजुअल अभिनव बिंद्रा, नोबेल प्राइज़ पहला रविंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट IIT स्टैब्लिश्ड 1951 IIT खड़गपुर, न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 1 स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 2 ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। डेट यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और इसी दिन हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी मनाते हैं। ठीक, ये आपको याद रख लेना है। अब कुछ चीज़ें तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो अभी करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट थी। थोड़ी बहुत चीज़ें वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया का प्रिसाइज्ड या प्रिसीजन मिलिट्री अटैक्स था टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कि POK और पाकिस्तान में थे, उन पर प्रिसीजन मिलिट्री अटैक किया गया था जब वहाँ से आए आतंकवादियों ने भारत में पहलगाम में टेरर अटैक किया था। बेसरन घाटी में कुछ टूरिस्ट को यहाँ पे मार दिया था। ठीक है, तो उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है, मैंने आपको बता दी है सारी। ठीक है, पहलगाम टेरर अटैक 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। 26 टूरिस्ट इसमें मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इसमें IAF, नेवी और आर्मी तीनों ने कोऑर्डिनेटेड तरीके से ऑपरेशन चलाया था। ठीक, ये आपको याद रख लेना है। निसार मिशन क्या है? इसरो और नासा का। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये है निसार। तो इंडिया और नासा का जॉइंट वेंचर है एक तरीके से। एक EOS है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जो कि GSLV F-16 के द्वारा श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, नासा के साथ मिलकर इंडिया का पहला मिशन था। अगला है स्पेडएक्स। ये भी ऊपर पूरी लिस्ट में दे रखी है, वहाँ पे सारा नोट किया हुआ है, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। ये इंडिया बिकेम 4th नेशन टू डेमोन्स्ट्रेट स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी। स्पेस डॉकिंग कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला देश इंडिया चौथा बना था पूरे विश्व में दिसंबर 2024 में। ठीक है, गगनयान क्या है? 2027 में हमारा अनक्रूड टेस्ट मिशन ऑन चल रहे हैं इसके, और 2027 कर लेना इसको। 27 में गगनयान मिशन जाएगा ऊपर। ठीक है, इंडिया का पहला मिशन जो क्रूड मिशन जाएगा, इसमें हमारे ह्यूमन्स जाएंगे ऊपर इंडिया से। INS अरिघात इंडिया की सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कमीशन की गई 2024 में। और तेजस MK-1A ये 97 एयरक्राफ्ट हमारे ऑर्डर किए गए IAF के द्वारा, HAL से। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक, ये सारा ये 2024 का है, जब G20 हमने यहाँ पे होस्ट किया था, उसके बारे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? करंट अफेयर्स के तौर पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रख लेना कि ब्रिक्स, जैसे यहाँ पे ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स में 2024 में कौन कौन से मेंबर्स ने ज्वाइन किया था? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, UAE, इन्होंने नए मेंबर्स के तौर पर ज्वाइन किया था। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्लासिकल, ये सारे नाट्य शास्त्र। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है, वही सारी चीज़ें जो ऊपर लिखी थी, थोड़ा तो और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप इसको देख लेंगे। 8 हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, बंगाली, मराठी वर अमंग द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेजेज डेजिग्नेशन। ठीक है, ओरिजिनली 8 थी, अब तो 22 भाषाएं हमारे पास है हमारे देश में। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। चलो, इसमें कई सारी चीज़ें जो आप छोड़ भी सकते हैं, मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, जैसे ये सारा पपेट्री वगैरह PDF से पढ़ लेना, वीडियो में बताने का कोई फ़ायदा इसमें इतना है नहीं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के फैक्ट्स हम लोग पहले सारा देख चुके हैं। ये सॉइल टाइप के बारे में है। एलुवियल, कितने टाइप की सॉइल्स होती हैं? ठीक है, ये सारा लिखा है यहाँ पे। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। ठीक है, जो एलुवियल है इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में मिलती है आपको, वीट, राइस, शुगर केन, इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल दक्कन प्लेट में मिलती है, कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है। रेड सॉइल ईस्टर्न एंड सदर्न है, इंडिया में मिलती है आपको। लेटेराइट सॉइल वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलती है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। डेजर्ट या एरिड सॉइल राजस्थान या थार में देखने को मिलती है। माउंटेनियस सॉइल हिमालय या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसमें टी, कॉफ़ी वगैरह होती है। वेजिटेशन जोन्स की अगर आप बात करोगे तो कितने हैं हमारे देश में? 4। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो मानसून वाले होते हैं, थॉर्न एंड स्क्रब ये होते हैं, और एल्पाइन और माउंटेन, इतने तरीके के वन या जंगल वेजिटेशन जोन्स हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे ये। ठीक, आराम से इसको डिस्कस या आराम से इसको आप रिवाइज कर लेना। आगे देखते हैं, ये सारा हम देख चुके हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए यहाँ पे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बताने का ट्राई करता हूँ, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ये सारा ऑपरेशंस वगैरह। ठीक है, ये सारे रैंक्स तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पहले 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो रैंक्स को पढ़ने का भी कोई इतना महत्व तो अब बनता नहीं है। इसरो के ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ठीक है, जो आप नए लोग जुड़ रहे होंगे आपको लग रहा होगा कि ये छोड़ क्यों रहा है इतना, ये मैं सारा बता चुका हूँ इसलिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, कोई फुल प्लेजेड क्लास नहीं है ये। रिवीजन में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कर रहे हैं, तो वही आपको यहाँ पे बताने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक, चलो यहाँ पे कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग, कुछ गवर्नमेंट के एनवायरमेंटल स्कीम्स को देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले NAPCC, ये है आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें 8 नेशनल मिशंस को लॉन्च किया गया था। इसके तहत कौन कौन से? सोलर मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन और वाटर मिशन।
इनको जोड़ करके लगभग 8 नेशनल मिशंस थे, जिनको 2008 में NAPCC के तहत लॉन्च किया गया था। नेशनल सोलर मिशन, इसका टारगेट है कि 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी हमें 2022 तक करनी थी, और इसको रिवाइज कर दिया गया है कि 2030 तक हमें 280 गीगावाट तक जाना है। अंडर NDC, अंडर नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन के तहत हमें 280 गीगावाट तक जाना है 2030 के तहत तक, ठीक है। ISA जो कि इंडिया फ्रांस का इनिशिएटिव है, 2015 में COP21 में इसको स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर्स आर इन गुड़गांव। 120+ इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। अगला है लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इंडिया का इनिशिएटिव है COP26 2021 में हुई थी ग्लासगो में, वहाँ पे इंडिया ने इनिशिएटिव लिया था ये वाला, ठीक है। इसको मोदी जी के द्वारा प्रमोट किया गया। इसमें कॉन्शियस कंजम्पशन पे हम लोग ध्यान देंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे बात की गई थी, ठीक है। ये टारगेट्स हम लोग देख चुके हैं सारे, ठीक। तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपसे शॉर्ट फॉर्म लिखा जाए कि MOEFCC मतलब क्या है, तो एनवायरमेंटल बॉडीज़ हैं सारी, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म और इनका फुल फॉर्म। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एपेक्स बॉडी है। CPCB क्या होता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये एयर और वाटर पॉल्यूशन को मॉनिटर करती है। अगला NTCA यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये प्रोजेक्ट टाइगर को मैनेज करती है। अगला WII, ये आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो भी देहरादून में है, जो कि रिसर्च और ट्रेनिंग का काम करता है, ठीक है। अगला कुछ साइंस टेक में एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को हम देख लेते हैं और इंडिया के टेक इनिशिएटिव्स को देख लेते हैं। सबसे पहले AI की बात करते हैं, तो AI इंडियाज़ नेशनल AI स्ट्रेटेजी, तो उसमें जो इंडिया की नेशनल AI स्ट्रेटेजी है वो क्या है, इंडिया AI मिशन, जो जिसके लिए 10,000 करोड़ का लगभग बजट यहाँ पे 2024 में रखा गया था इंडिया AI मिशन के लिए, और अभी लेटेस्ट बजट में इसको बढ़ाया भी गया है, ठीक है। अगला 5G टेक्नोलॉजी, ये तो कई टाइम से चली रही है, ठीक है। सेमीकंडक्टर मिशन और क्वांटम कंप्यूटिंग, इन 4 क्षेत्रों में हम लोग हमारे लिए क्या है कि जो इंपॉर्टेंट हमारा देश काम कर रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर मिशन, जिसके तहत सेमीकंडक्टर मिशन 2022 में लाया गया था, 76,000 करोड़ का बजट इसमें पास किया गया था इसके लिए, ठीक है। और नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज NMQTA इसको बोला जाता है। 8,000 करोड़ का ये बजट है, 5 साल के लिए इसको लाया गया है, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए। तो ये आपको याद रख लेना है सारी चीज़ें। DRDO के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली। 1958 में इसको फाउंड किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। इसके कुछ लैब्स हैं, कौन कौन से लैब्स हैं, DRDL, DLRL, ARDE और CFES, इसकी लैब्स हैं, ठीक है। इससे कुछ प्रोडक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ब्रह्मोस रशिया के साथ मिलकर जो हमने बनाया, DRDO ने ही बनाया था जॉइंट वेंचर। आकाश मिसाइल, अर्जुन टैंक, तेजस, LCA तेजस और ALS ध्रुव, पिनाका जो कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ये सारे DRDO ने बना रखे हैं। HAL हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हेडक्वार्टर्स इसके बेंगलुरु में है, 1940 में इसको फाउंड किया गया था। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ALS ध्रुव, ठीक है, एक जॉइंट कॉम्बिनेशन में जॉइंट वेंचर थे इसके और इसके। रुद्र, STT और IMRH, ये जो हेलीकॉप्टर थे सारे HAL के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के लिए है, ठीक। और ये स्पोर्ट्स देखो, ये आप यहाँ पे इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, एशियन गेम 2026 जापान में होंगे और कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड, ठीक है। ये आप देख लीजिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। PDF से पढ़ सकते हैं, वीडियो में स्किप कर सकते हैं, ये कहने का होता है, ठीक है। PDF में पढ़ लेना इसको सारा, ठीक है। PDF आपको दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखो बॉडी, और ये मैं पहले भी कल वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, मतलब पिछले वीडियो में, आप जब भी इसको देख रहे होंगे, इससे पिछले वीडियो में हम ये सारा डिस्कस कर चुके हैं जितना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार इसको रिपीट नहीं करूँगा, ठीक। एक बार ये देख लेते हैं वन लाइन, एक एक लाइन में, वैसे हम देख चुके हैं, फिर भी एक एक लाइन में देख लेते हैं कुछ की बैटल्स और ट्रीटीज जो इतिहास की हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ से मुगल डायनेस्टी की स्थापना भारत में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ही हुआ था, ठीक है। अगला बैटल ऑफ खानवा, जो बाबर ने राणा सांगा को हराया था, राजपूत कोलिशन जो था राणा सांगा का, उसको हरा दिया था 27 में, ठीक है। उसके बाद 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जहाँ पे अकबर जो कि बैरम खान इसकी तरफ लड़ा था, बैरम खान इसका संरक्षक था, उसने हेमू को हराया था और मुगल पावर कंसोलिडेट करी थी इसमें, ठीक है, आखिरी हिंदू रूलर। उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 अकबर की फोर्स और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप एस्केप कर गए थे, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, इस पर मूवी बन चुकी है पानीपत वाली, जिसमें अर्जुन कपूर एक्टर था, संजय दत्त भी था इसमें। तो अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास, एंड ऑफ मराठा डोमिनेंस, राइट। बैटल ऑफ प्लासी 1757 ब्रिटिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने इसको डील किया था और लीड किया था, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इसको याद रखना हमेशा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5764, ठीक है। ये दोनों डिसाइसिव वॉर थी, ब्रिटिशर्स को भारत में अपना पॉलिटिकल इंटरफेयर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि फर्स्ट जो सिख वॉर थी उसके बाद जो ट्रीटी हुई थी, दैट इज़ इन 1846 ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, जिसमें कश्मीर गुलाब सिंह को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ट्रीटी ऑफ बेसिन, इसमें पेशवा बाजीराव सेकंड ने ब्रिटिश प्रोटेक्शन को एक्सेप्ट किया था और इसकी वजह से ही मराठा क्या हो गए थे, वीक हो गए थे। 1802 की बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये मैं आपको बता चुका हूँ,
ठीक। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ और उनके कैपिटल्स करेंसीज हैं। ये पूरा फैक्चुअल मामला है वैसे, तो आप इसको प्लीज़ देख लेना। पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा, पीडीएफ से आप इसको पूरा पढ़ लेंगे आराम से, ठीक है। छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ लेना है, बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक। अब ये देखो अगेन स्टेट्स हाई कोर्ट्स वगैरह के बारे में है, ठीक। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए, इसको आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। मैं भी यहाँ से समझाने ऐसा कुछ है नहीं, इसमें बोलना ही है। इससे अच्छा पीडीएफ में देख लेना इसको आराम से, ठीक है। पीडीएफ मांग लेना मुझसे। अगर यूट्यूब में अपलोड हो गया डिस्क्रिप्शन में तो वो कर दूंगा। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो मैं आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सेम नाम से है, सेम लोगो है, ठीक है। डिफेंस गुरुकुल। बहुत कम फॉलोवर्स हैं हमारे, 37-38 ही होंगे अभी, ठीक है। तो आप उसको फॉलो कर लेना, तो वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ये ऑपरेशन हम कल सारे देख चुके हैं, इसको वापस हमें देखने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक। अगला क्या है हमारा, ठीक है। इतना ही था आपके लिए, ये सारा आई थिंक हो ही चुका है कंप्लीट। ओके, ये सारा हो चुका है। अब यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच अभी तक बने रहने के लिए, अगर आप बने हैं तो, ठीक है। एक वीडियो और लेके आऊँगा मैं इसके बाद, और शायद इससे भी छोटा रहेगा। और ये तीनों मिला करके आपका एफकेट जीके का पूरा रिवीजन हो जाता है। आपको आप महसूस करोगे कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने की उम्मीदें हैं आपके जीके में, ठीक है। तो आराम से पढ़ाई करो सर, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर ना भी मिला तो चैनल ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, सेम नाम सेम लोगो, वहाँ मैं इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलो, तो लंबा वीडियो है, आराम से वो कर लो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।